फिरोज़ आप ही के पास आऊँगी सबसे पहले। जो हम एक मोमेंटम बनता हुआ देख रहे हैं, 22,100 के बेहद करीब आज भी क्लोजिंग हुई है। 73,300 के ऊपर हमने देखा है सेंसेक्स पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ब्रॉडर मार्केट से आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो साल के शुरुआत में एक थीम बन रही थी कि लार्ज कैप में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाइए, मिड कैप स्मॉल कैप बहुत चल चुके हैं, कहीं ना कहीं वो सोच में तब्दीली या बदलाव, वो सोच के साथ साल की शुरुआत नहीं हो रही, क्या ये हम कह सकते हैं फिरोज? कविता जी, नमस्कार। जैसे आपने कहा कि ये लोगों के जहन में बहुत है कि मिड कैप स्मॉल कैप बहुत तेजी से भाग गए, जो कि सही है। आपको याद भी होगा साल भर पहले हमने स्मॉल कैप का एक्सपोजर 5% से सीधे 30% कर दिया था हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में। तो काफी पैसे बने हैं। काफी स्मॉल कैप फंड्स ने 45, 50, 55% की भी रिटर्न दी लास्ट कैलेंडर ईयर में ऑलमोस्ट। तो ये काफी रैली तो हो गई है, बट मेरे हिसाब से वो वक्त गया जो आप एक ही ब्रश से सबको पेंट कर सके। एनएससी 500 में 34-35 ऐसी कंपनियां हैं जिसकी पी 100 है, 100 से ज्यादा है। एक 160 कंपनियां ऐसी हैं जिसकी पी 50 से ज्यादा है। उसी इंडेक्स में ऐसी भी कंपनियां हैं जो स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 250 की जो 250 कंपनियां हैं उसमें 9 पी की भी एक कंपनी है। तो पॉइंट आई एम मेकिंग इज दैट यू कांट मेक जेनरिक स्टेटमेंट्स एनीमोर। पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर आप एनएससी स्मॉल कैप 250 की बात करें, म्यूचुअल फंड निवेशक के लिए ये इंपॉर्टेंट बेंचमार्क है, क्योंकि ये टियर 1 बेंचमार्क है एनएससी स्मॉल कैप 250। इसकी अगर हम देखें, जो भी ये ओपिनियन देते हैं कि खरीदो या बेचो, इसकी अर्निंग कितनी उसका पता शायद काफी लोगों को होता नहीं है। तो इसकी अर्निंग जो है इस साल की, हमारी एक्सपेक्टेशन है 681 की। 681 की जो अगले साल की अर्निंग्स प्रोजेक्शंस है, उसके हिसाब से इसकी जो लेवल है समझो 14,000 के करीबन है। तो इसकी पीज जो बैठ रही है 20 की पी बैठ रही है एट एन इंडेक्स लेवल वेटेड एवरेज। तो मेरा ये मानना है कि स्मॉल कैप मिड कैप क्विट करने से पहले ये तो देख लें कि आपने खरीदा क्या है, क्योंकि ये यूनिवर्स इतना बड़ा है। सो दैट्स द पॉइंट आई एम मेकिंग। पॉइंट टू, एक चीज जरूर कहूंगा कि कॉशियस होने की जरूरत है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसको और 2-3 महीने होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज द काइंड ऑफ एफआईआई पार्टिसिपेशन जो हम देख रहे हैं स्मॉल कैप में वो एस्ट्रोनॉमिकल है। काफी सारी छोटी छोटी कंपनियों में अगर आप खोल के देखते हैं बीएसई की वेबसाइट, तो पता लगता है कि इसमें 50 एफआईआई है, 70 एफआईआई छोटा छोटा अमाउंट डाल के बैठे हैं। क्योंकि इंडिया की स्टोरी एफआईआई स्मॉल कैप से भी अब खेल रहा है। 5 साल पहले सिर्फ टॉप 100 के माध्यम से ही इंडिया की स्टोरी खेलते थे, बट आई थिंक इंडिया की कन्विक्शन इतनी बढ़ गई है कि दे आर ट्राइंग टू पार्टिसिपेट इन इंडिया यूजिंग इवन द स्मॉलर कंपनीज। फिरोज, जितनी बातें आपने हाईलाइट की हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसकी गहराई में जाना होगा, एक एक करके इन पहलुओं पर हम बात करेंगे। फिरोज, आपका क्या व्यू बैठता है अब जो मिड कैप स्मॉल कैप में हम लोग अगर स्मॉल कैप की बात करें, जो लास्ट एमफी के आंकड़े आते हुए हमने देखे हैं वो 4,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्फ्लो है जिसकी हम बात कर रहे हैं एसआईपी के जरिए। अब यही वो निवेशक हैं जब गिरावट आ जाएगी तो सबसे पहले अपनी एसआईपी बंद करेंगे। फिरोज। कविता जी, जरूर ये भय रहता है। तो ये मुझे भी ये भय था, तो मैंने एक थोड़ा डेटा देखा। और आप देखें अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2023, 18,500 17 अक्टूबर 2021 में भी थी, और इस अक्टूबर के 26 जो लास्ट थर्सडे था एक्सपायरी थी, तब 18,850। 2 साल मार्केट इर्द गिर्द घूम के ऊपर नीचे करके 15,000 15,200 दिखा के 3 बार 18,000 जाके वापस आई। बट एसआईपी के आंकड़े अक्टूबर 21 में 10,000 करीबन थे और इस अक्टूबर में थे 16,000। तो आप ये देखें कि एसआईपी जो बंद होती हैं तो एक इंसान अपनी स्कीमें बदलता है। अगर मेरी एसआईपी की एक स्कीम नहीं चल रही तो मैं बदलूंगा, इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में एसआईपी कम स्टॉप करूंगा, दूसरी जगह स्टार्ट करूंगा। अब मेरी शादी हुई है एज एन इन्वेस्टर इक्विटी से, एक स्कीम से मेरा रिश्ता नाता इतना नहीं है कि 20-20 साल तक मैं होल्ड करूंगा ना, बिकॉज इक्विटी में मैं 20 साल इन्वेस्ट करूंगा, बट स्कीम की परफॉर्मेंस सिक्लिकल होती है। बड़े बड़े दिग्गज फंड मैनेजरों के भी 5-6 साल लल पीरियड्स रहे हैं, ये तो हकीकत है। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि इस बार जो रिटेल इन्वेस्टर आया उसने देखे उतार चढ़ाव। आज आप अगर अक्टूबर से लेके अब तक की बात करें तो ऑफकोर्स 18,850 से सीधे आप आ गए 22,000 तक आज। दैट्स बीन अ स्ट्रेट रैली, बट इट हैज नॉट बीन अ स्मूथ कर्व। यूएस की इन्फ्लेशन आई, इंटरेस्ट रेट आया, यूक्रेन की वॉर हुई, दूसरे वॉर की रशिया की वॉर ने भी रशिया यूक्रेन की वॉर ने परेशान किया, दूसरी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मिडिल ईस्ट में, और काफी सारे अनसर्टेनिटीज को वेदर करते हुए आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर ने पैसा डाला है। बट अगर आप वही देखते हैं, एचएनआई इन्वेस्टर ने इस बार अपनी ज्यादा समझ से इक्विटी रैली के पहले ही बहुत पैसे निकाल लिए।
इस साल का मैं आपको आंकड़ा बताता हूं, 9 महीने का 1,40,000 करोड़ की एसआईपी का पैसा आया है, 1,41,000 करोड़। और नेट एडिशन हुई है सिर्फ 1,12,000 करोड़ की इक्विटी म्यूचुअल फंड एक्टिव कैटेगरी में। मतलब अगर एसआईपी के पैसे ना आते तो 29,000 करोड़ नेगेटिव हो। तो क्या हुआ है कि आई एम ट्रस्टिंग द रिटेल गाय टू कम विद समझ। इस बार वो लालसा में नहीं आ रहा है। आई थिंक दैट्स व्हाट, ये मैथमेटिक्स देखने के बाद मेरे भी थोड़े नर्व्स काम हुए और मुझे लगा कि रिटेल इन्वेस्टर इस बार एजुकेशन के आधार पे आ रहा है, ना के लालच के। फिरोज, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपके डेटा में, और आपने भी मेरे ख्याल से हाईलाइट किया है कि अगर हम मिड कैप का कुछ डेटा कंपेयर करें तो 2023 में जो रिटर्न्स की बात हो रही है मिड कैप में, वो कुछ साल पहले की तुलना में कम है। क्या ऐसा कुछ हाईलाइटेड है आपके डेटा में, या आपने इसका जिक्र किया? अगर शायद मैंने कुछ गलत नहीं सुना हो तो फिरोज। हाँ, यस कविता जी। कविता जी जी, स्मॉल जी कैप का मैं आंकड़ा आप मेरे जहन में है, इसलिए आपको मैं स्मॉल जी कैप जी बोलता हूं। जब जी हमने इस फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में देखा, या इस कैलेंडर ईयर के लास्ट ईयर के कैलेंडर ईयर के बिगिनिंग में देखा, तो हमने देखा कि स्मॉल कैप का जो एनएसई स्मॉल कैप 250 है, उसने 5 साल की अंडर परफॉर्मेंस की थी निफ्टी पे 4.87% पर एनम। 2018 में जब वो आईएलएफएस का क्राइसिस हुआ था, उसके बाद जो स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट देखने को मिली, 5 साल तक अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी का स्मॉल कैप नहीं देता ज्यादातर। तो हिस्ट्री में ऐसा 20%, 25% बार ऐसा होता है कि 5 साल तक स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म करे। तो मीन रिवर्जन का बहुत अच्छा केस बन रहा था। जो स्मॉल कैप की रैली इस 9 महीने में 10 महीनों में आई है, ऐसा नहीं है कि लास्ट 6 साल से रैली चल रही है। उसके पहले के 5 साल आप निकाल के देख लें, एनएससी स्मॉल कैप 250 की अंडर परफॉर्मेंस 4.87% कॉम्पाउंडेड थी 1 अप्रैल तक। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये मीन रिवर्जन थियरी थी। इसीलिए आप अगर आप निफ्टी की अर्निंग्स की बात करें तो अगले साल का हमारा प्रोजेक्शन है 1076, और उसके हिसाब से पीई फॉरवर्ड पीई बैठती है 21 पे, ऑलमोस्ट आज की करंट लेवल्स पे। आप स्मॉल कैप में देखें, उसकी भी पीई 21 है, एनएससी स्मॉल कैप 250। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मीन रिवर्जन हुआ है। अगर आप लास्ट 9 महीने देखेंगे तो ऑफकोर्स द रैली इज स्टुपेंडस, बट मैं ये नहीं कहता कि स्मॉल कैप में कॉशियस नहीं रहना है, क्योंकि अगर लिक्विडिटी ड्राई अप होती है, इसीलिए हमने एक टीम लगा रखी है जो रोज की स्मॉल कैप की कितनी इनफ्लो आई उसकी चर्चा करती है, रोज का पता करती है, और मंथ एंड तक वेट नहीं करती। तो अगर ये आंकड़ा -4,000 करोड़ आता है तो जाहिर सी बात है ये री रेटिंग डाउनवर्ड्स भी हो सकती है स्मॉल कैप में। इसीलिए मैं कह रहा हूं 2-3 महीने में आपको इसको बहुत कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर टेकिंग अप दिस शो एट दिस मोमेंट। नहीं फिरोज़, यही मकसद है, और हमेशा से हम और आप मिलकर तमाम तरह के प्लेटफॉर्म के ज़रिए दर्शकों को सही राह और उनकी हैंड होल्डिंग करने की कोशिश करते आए हैं। और अब जो ट्रेंड मैं शो पर भी देख रही हूँ फिरोज़, दरअसल वो यही है कि लोगों के पोर्टफोलियो में केवल और केवल मिड कैप और स्मॉल कैप भर भर के हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये एक चिंता का भी विषय बन जाता है कि निवेशक जो है केवल रिटर्न को देखकर ही इस तरह के फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डाल रहा है, वो अपना जोखिम नहीं देख रहा है, वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं देख रहा है। तो फिरोज़, अब इस समय बहुत ज़रूरी हो गया है पोर्टफोलियो लेवल पर थोड़ा सा रीबैलेंस कर लेना अपने आप को। मैं जानती हूँ भले ही तमाम निवेशकों के पास स्मॉल कैप मिड कैप पोर्टफोलियो में हो, लेकिन इन्हीं फंड्स में अगर मैं कहना चाहूँ किसी को एग्जिट रणनीति अपनानी हो, या अगर थोड़ा हल्का हो जाना हो, क्योंकि एक तो रनअप देखकर बहुत सारे निवेशक डर भी रहे हैं इस तेज़ी को देखकर, है ना। तो अब इस तेज़ी को देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है, इस तेज़ी को देखकर समझने की ज़रूरत है कि पोर्टफोलियो लेवल पर इसको आप कैसे रीबैलेंस करें। क्या, जो हमेशा से मैं आपको पूछती आई हूँ फिरोज़, इस तरह के बाजार में कि लार्ज कैप में फिक्स हो जाए विद इन इक्विटी, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई जब कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, तो उसको रीबैलेंसिंग की ओर ले जाए, क्या ये कर लेना चाहिए फिरोज़? बिल्कुल कविता जी, करना जरूर चाहिए, बट देखिए जैसे हर स्टॉक अलग है, वैसे ही शिव जी जैसे कह रहे थे कि हर बिजनेस अलग है, वैसे हर इंसान का करंट पोर्टफोलियो अलग है, और लाखों करोड़ों पोर्टफोलियोज अलग अलग होंगे। तो मेरे हिसाब से तो आप एज अ दर्शक को क्या करना चाहिए, पहले अपने म्यूचुअल फंड्स की टोटल एक्सपोजर देखनी चाहिए कि लार्ज कैप लार्ज मिड कैप सब करके उसको डब्बे को खोल के देखें कि लार्ज कैप स्टॉक्स हैं कितने, मिड कैप कितना मात्रा में है, स्मॉल कैप में मात्रा में कितना है।
पहले आपको पॉइंट ए समझना पड़ेगा। अगर आपके पास 50%, 60% इंप्लाइड एक्सपोजर जिसको कहते हैं, जो 10 फंड है आपके, वो 10 डब्बों को खोल के एक डब्बा बनाया जाए, उसमें ये देखा जाए कि लार्ज में कितना है, मिड में कितना है, स्मॉल में कितना है। जैसे हमारा मॉडल पोर्टफोलियो में अगर 14 स्कीम है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि 52% लार्ज कैप में, 23% मिड कैप में, और बाकी बचा स्मॉल कैप में। अगर आपका 50% से नीचे हो गया है स्मॉल कैप, और कविता जी जो आपके दर्शक की कनेक्ट है, वो मैं उसी पे भरोसा करके, मैंने इतने रिटेल निवेशकों से बात नहीं की है जितनी आप करती है, रोज दिन आए दिन करती रहती हैं। तो अगर आप कह रही हैं कि स्मॉल कैप एक्सपोजर बड़ा है, तो ये शायद ऐसा भी हो सकता है, काफी सारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज ऐसे होंगे इन्वेस्टर के जिसमें 50% तो स्मॉल कैप ही हो गया है। तो मेरे हिसाब से उनको तो रीबैलेंस कर ही लेना चाहिए। अगर आपका 50-60% लार्ज कैप में आता है, तो आपको इतनी रिबैलेंस करने की जरूरत आज नहीं। अगर आपका स्मॉल कैप 25% है, जैसे हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में इंप्लाइड एक्सपोजर 25% है, तो हम भी कंसिडर कर रहे हैं कि एक स्कीम स्मॉल कैप की बेच दी जाए आउट ऑफ द 3। सो रीबैलेंसिंग डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। वो करने से पहले आपको अपनी पॉइंट ए समझनी जरूरी है। आप नैरेटिव के आधार पे, न्यूज़पेपर के आधार पे नहीं जा सकते। आपको आपकी करंट स्थिति को पहचानना, उसके हिसाब से रणनीति बनाना बहुत जरूरी है, लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप के प्रोपोर्शंस को डिसाइड करते हुए। आई थिंक दैट्स द पॉइंट। और हमने एक स्टडी भी, जैसे कविता जी आपने कहा था, हमने स्टडी की थी कि रिस्क कितना ज्यादा है न्यूमेरिकली, उस पर भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से उसी पर हम आ जाते हैं फिरोज, क्योंकि चर्चा को भी अब समाप्त करने का समय आ ही गया है। जोखिम जब भी आपका बढ़ जाता है, और अधिकतर निवेशक जो ये समझते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे आपको उम्दा रिटर्न मिलता है, आपको ये भी समझना है कि पोर्टफोलियो में आपका जोखिम भी बढ़ जाता है, और हमेशा अपना रिटर्न बढ़ाने के लिए, कमाई बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से इस पर विस्तार से फिरोज और शिव दोनों बता सकते हैं, लेकिन फिरोज शुरुआत में आपसे करती हूँ। यस कविता जी, जो जो रिस्क होता है ना, रिस्क का आंकड़ा वेल्थ मैनेजमेंट में या इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में अंग्रेजी में बोला जाता है हाई, मीडियम, लो। मेरे हिसाब से अगर हम कभी कोई ट्रेजरी संभालते हैं, जो मैंने संभाली हुई है, उसको रिस्क का आंकड़ा नंबर में आता है। तो हमने एक स्टडी की कि अगर, जैसे शिव जी ने कहा कि आपको 3 साल का निवेश लेके चलना है, तो अगर 3 साल की इन्वेस्टिंग करते, निफ्टी में करते, और 3 साल की एक स्मॉल कैप निफ्टी 250 में करते, तो रिस्क का डिफरेंस कितना है, आप इसमें सरप्राइज हो जाएंगी कि इफ यू लुक एट बीटा ऑफ 3 year रिटर्न्स ऑफ निफ्टी एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी स्मॉल कैप 250 कम रिस्क थ्रो अप करता है, 0.8 का बीटा आता है, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ होती है, अर्निंग्स की ग्रोथ होती है, काफी ज्यादा होती है लॉन्ग टर्म में। तो उनका रिस्क ओवर अ लॉन्गर पीरियड कम भी होता है। 3 year की रिटर्न्स जो निफ्टी और निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये नंबर देख के मेरे भी माइंड बॉगल हो गया कि स्मॉल कैप 3 year होल्डिंग पीरियड में कम रिस्क थ्रो अप करता है, 0.8 की बीटा आती है निफ्टी के मुकाबले एनएससी स्मॉल कैप 250 की। ये इतनी बुरी खबर नहीं है, एज लॉन्ग एज आप शिव जी की सुन के 3 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, 3 से 5 साल। स्मॉल कैप इतना स्केरी नहीं है, बट मात्रा 50% नहीं हो सकती, 20, 25, 30% ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है कितना एक्सपोजर है उसका एक रेशियो फाइंड आउट करना होगा।